Good morning, students, and welcome to the another lecture for CA Foundation Fast Track Batches Accounts. हमारा चैप्टर चल रहा है एनपीओजी, उसी के अब क्वेश्चन की बारी आ चुकी है। ठीक, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जहां पे खत्म किया था वो क्या था, वो ये था कि सर हम लोग सब्सक्रिप्शन के बारे में दो अप्रोचेस को पढ़ रहे थे, राइट। तो वो दो अप्रोचेस क्या क्या थी सर? वो एक थी विदाउट सब्सक्रिप्शन अकाउंट, एक थी विद सब्सक्रिप्शन अकाउंट। दोनों अप्रोचेस जो हैं आप लोगों ने बड़े अच्छे से समझनी है। तो बढ़ते हैं आगे। एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, इस एग्जाम्पल को हम लोग को समझना है। इन 2015-16 द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, देखिए ध्यान सारा हम लोगों को किसके ऊपर देना है? हम लोग को सारा ध्यान देना है वर्ड्स के ऊपर, कि वर्ड्स में रिसीव्ड लिखा हुआ है, रिसीवेबल लिखा हुआ है, फॉर द ईयर लिखा हुआ है, इन द ईयर लिखा हुआ है, ऐसी चीजों के ऊपर। चलिए, रिसीव्ड वर ₹20,000, बहुत बढ़िया जी। 2015-16 की बात हो रही है, सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किए गए वो 21,000 किए गए। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? 300 रुपया 14-15 का। तो मतलब सर हमारे लिए करंट ईयर कौन सा है? 2015-16। तो अगर इसमें कुछ भी 15-16 के अलावा का है, वो सारा हमें क्या निकालना है बच्चों? बाहर निकालना है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट 400 फॉर 16-17। सर ये तो साल ईयर्स में बात करने लग गए, सालों में बात करने लग गए हमसे। ओ फिर क्या हो गया बच्चों? मतलब ये हमारे लिए हो गया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और ये हमारे लिए हो गया क्लोजिंग प्रीपेड। फिर क्या हो गया? इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, घबरा क्यों रहे हो उसको देख के? चलो आगे। ऑन 31 मार्च 2016 ईयर एंड, साल का अंत आ गया बच्चों। अब यहां पे देखिए क्या क्या हो रखा है। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 500। ड्यू हो गए बट रिसीव नहीं हुए। अरे सर ये तो आउटस्टैंडिंग लग रहा है, और बिल्कुल सही लग रहा है, आउटस्टैंडिंग ही है। द कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2015 was 600। ओहो, ये तो चीज बड़ी खतरनाक है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कंफ्यूजन। सर हमने थोड़ी देर पहले ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इसे माना था, अब इन्होंने बोला कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट, मतलब सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कॉरेस्पॉन्डिंगली ओपनिंग में क्या था सर? 600 रुपया, राइट। तो यहां पे एक चीज समझिए बड़े अच्छे से, कि ये घबराने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन ने हमें ये कहा कि पुराने जो 600 रुपए पेंडिंग थे ना, उसमें से अभी सिर्फ 300 रुपए आए। इसका मतलब एक और निकल के आ रहा है बच्चों, कि जो मेरे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, इसमें अभी भी इस 500 रुपए में अभी भी प्रीवियस ईयर का 300 रुपया इंक्लूडेड है। ये बात समझ में आई? दोबारा समझा देता हूं, कि हमारे पास ओपनिंग में 600 रुपए आउटस्टैंडिंग थे, उसमें से 300 रुपए हमारे पास जो है वो रिसीव हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साल के अंत में जो आउटस्टैंडिंग है उसमें कम से कम 300 रुपया जो है वो पिछले सालों का रिलेटेड है। मतलब कि करंट ईयर का कितना हो गया? 200। एक तो इसमें ये पॉइंट है समझने वाला। सब्सक्रिप्शन इनकम हमें कैलकुलेट करनी है। सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2015-16। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब यहां पे एक तो हमने यही वाला फॉर्मूला लगाया कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना? 21,000। इसमें से बाहर निकाल दो आउटस्टैंडिंग इन द एंड। वैसे तो हम यूजुअली पूरा निकाल देते होते थे, क्यों? क्योंकि हम ये मान के चलते थे कि पूरा आउटस्टैंडिंग इन द एंड जो है वो करंट ईयर से रिलेट करता है। लेकिन जब क्वेश्चन ने हमें सीधा सीधा बता दिया कि सारा का सारा करंट ईयर से रिलेट नहीं करता, सारा का सारा करंट ईयर से रिलेट नहीं करता, यहां पे कुछ ऐसी अमाउंट भी है बच्चों जो करंट ईयर से रिलेट नहीं करती है। वो कितनी थी? 300 रुपए की। तो इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1 को भी रेफर करो। ये देखो, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन 600 रुपया आउटस्टैंडिंग का, 300 रुपए जो हमने रिसीव कर लिया, तो मतलब अभी भी जो 2014-15 का इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, वो है 300 रुपया। ठीक, और इस 300 रुपए को हम लोग इस साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग नहीं मान सकते, तो हम 200 रुपए को ही मानेंगे। तो ये हुई एडजस्टमेंट। प्रीपेड इन द एंड 400 रुपए एज इट इज लेस होगा, और अमाउंट रिसीव्ड
फॉर द ईयर 2014-15 हम लोगों ने यहाँ पे उसको 300 रुपए लेस कर दिया। ये हमें क्वेश्चन ने बता रखा था बेटा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में से 300 रुपए का हिस्सा जो है वो बाहर चला जाए, तो कुल आपकी सब्सक्रिप्शन इनकम 20,500। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देखिए क्या है, हाँ जी, तो सब्सक्रिप्शन है आपके सामने, ठीक। ये आपको कैसे बता रखा है बेटा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किसी का सगा नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर ईयर का सगा नहीं है, उसमें जो पैसा आएगा उसने रिकॉर्ड कर लेना है, जो जाएगा उसको इसने जो डिडक्ट है वो कर लेना है। जब आपको क्वेश्चन में ऐसा लिख के दिया होता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके पास सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ टोटल साल का हुआ 1,43,000। अब यूजुअली हम क्या करते थे, हमारे सामने 1,43,000 जब होता था, हम उसमें से 18-19 वाला भी लेस कर देते थे, मतलब प्रीवियस ईयर वाला भी लेस कर देते थे, और नेक्स्ट ईयर वाला भी लेस कर देते थे, यही करते थे हम लोग, राइट। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, अब आपको क्वेश्चन ने आपको पहले से ही अलग अलग करके बता रखा है। तो अगर पहले से ही बच्चों अलग अलग करके बता रखा है तो समझदारी करो, फायदा लो, जो अमाउंट से पंगे लेने हैं सिर्फ इससे लो ना। चलो देखो आगे, एडिशन इंफॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019 20,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020 30,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2019 इज ₹20,000। ये क्या हो गया सर, कोई बात नहीं, देखिए बेटा, अब ये तो हमारे पास हुआ ओपनिंग प्री रिसीव्ड, राइट, और ये हमारे पास हो गया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये हमारे पास हो गया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब ये 2018-19 से रिलेट करता था, लेकिन हमें ध्यान देना है बेटा, ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग था 20,000, लेकिन रिसीव कितना हुआ 18,000, मतलब क्या निकल के आ रहा है, स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर 2018-19 ₹2,000। मतलब हमारे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में अभी भी जो 2000 है वो 18-19 का से रिलेट करता है। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी बेटा। देखो 20,000 आउटस्टैंडिंग थे ओपनिंग में, उसमें से रिसीव हुए सिर्फ क्या, हमारे ये वाले, मैं सेम पेन लगा रहा हूं यहाँ पे ताकि आप लोगों को पता लग जाए। हमारे पास 20,000 में से केवल 18,000 रुपए रिसीव हुए हैं, तो मतलब कि पिछले साल का अभी भी हमारे पास कितना आउटस्टैंडिंग पड़ा है, 2,000 रुपया। अब ये जो 2,000 रुपया आपके सामने आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि ये इस 30,000 में इंक्लूडेड होगा, क्योंकि यहां पे कहीं नहीं लिखा होगा फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। तो मतलब मेरे पास जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग फॉर 2019-20 कितना हो गया, 30,000 माइनस 2,000, ये किससे रिलेट करता है, 18-19 से, 28। तो एक तो पॉइंट हो गया यहां पे ये वाला। उसके बाद आगे इन दोनों के एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने कर ली, ठीक। ये 28,000 रुपया हमारा एड बैक हो जाएगा कहां पे जाके, इस 1,00,000 रुपए में। उसके अलावा रिसीव्ड इन एडवांस है 31 मार्च 2019 को, ये रिसीव्ड इन एडवांस है बेटा, मतलब ये ओपनिंग प्री रिसीव्ड है। 2018, ये वही वाला एग्जांपल है, 18-19 वालों ने बेदखल कर दिया, भैया तुम हमारे साल से रिलेट नहीं करते, तुम 19-20 से रिलेट करते हो, तो 19-20 वाले को पनाह देनी पड़ेगी, तो वो ऐड कर देगा कितना, 20,000। ठीक, कुल मिला के आपके पास 1,48,000 जो है वो इस बार की इनकम आनी चाहिए। और बैलेंस शीट देखिए बेटा क्या आ रही है आपके सामने, ये रही ओपनिंग सब्सक्रिप्शन, जो क्लोजिंग देखिए है, टोटल आपके पास 30,000 के आउटस्टैंडिंग है, ये देखिए, और इस 30,000 में से जो 2,000 हैं वो पिछले साल से रिलेट करते हैं, तो हमने पहले से ही बाइफरकेट करके कर दिया। और सब्सक्रिप्शन प्रीपेड कितना है, 25,000, ये कहां से निकल के आया, ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में से निकल के आया है, ठीक। अब इसमें हम सेकंड अप्रोच अगर लगाते, जिसमें हमें इतनी कैलकुलेशन करी है, अगर हम इसमें सेकंड अप्रोच लगाते तो क्या करते, देखिए आपके सामने चार चीजें थी बच्चों,
ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। ठीक है, अब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारे पास कितना पड़ता है, यहां पे आपको ईयर्स को बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है बच्चों, यही बेनिफिट है सबसे बड़ा इस अकाउंट अप्रोच का। आपने ओपनिंग वाले लिख लिए 20,000 के, ठीक, इतना ही था आपके पास आई थिंक ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 20,000 का, ठीक। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपके पास कितना है 30,000, ये रहा आपके सामने, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 20,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 30,000। ओपनिंग प्री रिसीव्ड आपके पास कितना है 20,000 और क्लोजिंग कितना है 25,000, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक, ये चीज हो गई। रिसीव ड्यूरिंग देयर कितना है 1,43,000 और यहां पे सीधा सीधा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 1,48,000 आ जाएगा, आप लोगों को किसी भी तरह की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनकम रिसीव ड्यूरिंग द ईयर आ जाए, ईयर वाइज बाइफरकेशन वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे हमने पहले करी है, यही अकाउंट अप्रोच का फायदा है। देख लीजिए एक बार इसको, बढ़ते हैं आगे बच्चों। अब ये एग्जांपल बहुत बढ़िया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर देखिए कितना है 31 मार्च 2020 में, तो इसमें वही लिखा हुआ है फॉर 18, 19, 19, 20, 20, 21। आगे 450 मेंबर हैं, ईच पेइंग 550 ईच, rupees 450 were in arrears for the year 18-19, in the beginning 19-20, calculate subscription shown in the income and expenditure account for the year ended 31st March 20 and extract of balance sheet। देखिए बेटा इन केसेस में एक्चुअल में इनकम, हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या लिखते होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग जो इनकम लिखते हैं वो होती है इनकम ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। अब इनकम ड्यू ड्यूरिंग द ईयर कितनी होगी, बहुत सिंपल है सर, नंबर ऑफ मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय सब्सक्रिप्शन ड्यू फ्रॉम ईच मेंबर। यही होता है फॉर्मूला, बहुत सिंपल सी बात है। तो बेटा मतलब कि मुझे साल में 450 मेंबर से 50 रुपए लेने थे, तो सर मेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की आइटम तो सीधा सीधा निकल के बाहर आ गई। ये देखिए 22,500, फॉर्मूले भी लगाते फिर भी यही फिगर आती। ये देखो 450 ओपनिंग था, क्लोजिंग 800 है, ओपनिंग एडवांस कोई है नहीं, 1450 ये आपका क्लोजिंग कैरी डाउन आ रहा है। कैसे आ रहा है देख लेते हैं, 450 वर इन एरियर्स इन द बिगनिंग, ठीक है जी, 21,100। इस केस में आप बेटा आपको क्लोजिंग गिवन नहीं थे तो आप लोगों को कैलकुलेट करने पड़ने थे, ठीक है जी। चलिए तो इन दैट केस आपकी सीधी सीधी इनकम आ जाती 22,500। तो इस 22,500 के अगेंस्ट आप लोगों को ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपको कितना रखना है, ये देखिए 1,400 रुपए और 50 रुपए। अब देखो ओपनिंग में 18-19 आप लोगों का कितना था, फॉर द ईयर 18-19 450 जो था वो एरियर में था, ठीक, उसमें से 400 रुपए जो है आप लोगों ने रिसीव कर लिए हैं, ठीक है बेटा। तो अब 400 रुपए रिसीव कर लिए मतलब 50 रुपए तो पिछले साल का है, ये इन्होंने ईयर्स गलत लिखे हुए हैं, दिस इज 2018-19 एंड दिस इज
19, 20। ठीक है जी, तो 50 रुपए जो है वो प्रीवियस ईयर से रिलेट करते हैं। 1400 रुपए आपके करंट ईयर के कैसे निकल के आ रहे हैं सर? 22,500 टोटल ड्यू था मेरा, ठीक है जी, लेकिन जो अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग है वो कितना है वो देखिए। अगर 22,500 टोटल है, इसमें से 21,100 मैंने जो है वो रिसीव कर लिया है, तो मेरा निकल के कितना आ रहा है? 1400। ठीक है जी, और इस 1400 रुपए को हम लोगों ने एज एन आउटस्टैंडिंग अपनी बैलेंस शीट में शो करना है। इस क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन थी, तो इसकी वजह से आपको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ा। अगर पूरी भी गिवन होती फिर भी यहाँ पे ऐसे बैलेंसिंग फिगर आ जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 4। Subscription received during the year ended 31st March 2020 is as under 18, 19, 19, 20 और 2021 के बारे में बता रखा है। आगे क्या लिखा हुआ है ये पैरा पढ़ते हैं हम लोग। Subscription outstanding as on 31st March 2019 were rupees 35,000 out of which 500 is irrecoverable। ये 500 रुपए क्या हो गए सर? ये हो गए बैड डेट्स। चलिए, Subscription received in advance for 1920 is rupees 2,000. Subscription still outstanding as on 31st March 2020 is amounted to rupees 6,000. Prepare subscription account for the year 2019-20। बेटा इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ बैड डेट्स का पॉइंट आपके लिए नया है, तो बैड डेट्स के पॉइंट के लिए मैं आपको बता देता हूं, आप सीधा सीधा उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाकर लॉस ट्रीट कर देंगे। तो यही हम लोगों ने यहां पे किया है कि अब ये 500 रुपया रिसीव तो हुआ नहीं ना, कभी होगा, तो हमने क्या किया, उसको एक लॉस ट्रीट कर लिया। ठीक, अब देखो जरा, अगर कोई नॉर्मल ट्रेडिंग कंसर्न होती तो हम क्या एंट्री पास करते सर? रिसीवेबल टू सेल्स, राइट? मतलब रिसीवेबल अकाउंट बोल दो या इसकी जगह डेटर भी लिख सकते हो सर, डेटर टू सेल्स। एनपीओ के केस में, और अगर इरिकवरेबल हो जाए तो बैड डेट टू डेटर, और एंड में पी एंड एल टू बैड डेट्स। लेकिन ट्रेडिंग कंसर्न में हम लोग, एनपीओ कंसर्न में हम लोग क्या करते हैं सर? रिसीवेबल की जगह हम वर्ड यूज करें सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और क्रेडिट कर देते हैं इनकम को। रूल यहां पे भी यही लग रहा है, रेवेन्यू बढ़ गया एसेट बढ़ गया, क्योंकि रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन आप एसेट साइड पे ही शो करते हो। लेकिन सर कल को जब लॉस हो गया तो हम कोई बैड डेट्स अकाउंट नहीं खोलेंगे, ठीक? किसी तरह के बैड डेट्स खोलने की मुझे जरूरत नहीं है। ओके जी, तो हम क्या करेंगे सर? हम सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को के लॉस को अपने बढ़ा देंगे, यहां पे ऐसे आ जाए। क्लियर? चलो आगे, एग्जांपल नंबर 5। During 2016, subscription received in cash is rupees 42,000 and includes 1,600 for 2015 and 600 for 2017. Also rupees 3,000 is to be received for 2016। ये देखिए जी, पहली बात तो यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा साल चल रहा है सर? 2016। ठीक, अब 2016 में 42,000 रुपए टोटल कैश में आई है पेमेंट, बहुत बढ़िया बात है जी। 1,600 रुपए पिछले साल से रिलेट करते हैं, सीधा सीधा लेस हो जाएगा। 600 रुपए अगले साल से रिलेट करते हैं, सीधा सीधा क्या हो जाएगा? ये भी लेस हो जाएगा, एक प्रीवियस ईयर से और एक नेक्स्ट ईयर से। ऑल्सो रुपीज 3,000 इज टू बी रिसीव्ड फॉर 2016। अब देखिए जी, अभी भी इज टू बी रिसीव्ड है, मतलब कि क्या हुआ बेटा? ये स्टिल आउटस्टैंडिंग है। तो हमने क्या किया? बहुत सिंपल, 42,000 में से 1,600 ये निकल गए, 600 ये निकल गए और 3,000 हमारे ऐड हो गए। ये सिर्फ क्वेश्चन आपको इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि इसमें जो लाइन है वो थोड़ी सी डिफरेंस है, जिसमें ये चीज लिखी जाती है इज टू बी रिसीव्ड। इज टू बी रिसीव्ड का मतलब इट इज रिसीवेबल इन नेचर। अब 42,800 है आपकी टोटल इनकम। इसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट से भी बना के देख सकते हो बेटा, ये देखिए। अब आप चाहो तो आपके पास एक और ऑप्शन भी होती है, वैसे इस ऑप्शन को ज्यादा मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन फिर भी
आपको ये ऑप्शन पता होनी चाहिए कि आप सबके इंडिविजुअल अकाउंट्स भी खोल सकते हो बेटा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, फिर से क्लोजिंग वाला, ये सारे अकाउंट अलग से भी खोल सकते हो। सर इन अकाउंट्स को क्लोज कैसे करेंगे? देखिए बेटा, आप इन सारे अकाउंट्स को सब्सक्रिप्शन इनकम के थ्रू क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, या सब्सक्रिप्शन इनकम में ही इनके बैलेंसेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। इट विल नॉट बी अ क्लोजिंग एंट्री, इट इज जस्ट अ ट्रांसफर एंट्री। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका ऑलरेडी बैलेंस ब्रॉट डाउन चल रहा है 1600 रुपए का, आपको पता लग गया कि ओपनिंग जो ब्रॉट डाउन बैलेंस है वो 1600 रुपए का है, ठीक। तो अब इस 1600 रुपए को मैंने एक्चुअल में कहां ट्रांसफर करना है? मैं सारी चीजों को एक जगह पे एकत्रित करना चाहता हूं, सब्सक्रिप्शन इनकम, ठीक। तो यहां से मैंने ट्रांसफर कर दिया और कहां ले गया मैं? यहां पे, ठीक। सॉरी, ये रहा आपका 1600 और 1600 आपका इधर। एंट्री क्या पास हो गई सर? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। जनरल एंट्रीज का इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि हम लोग ज्यादातर मर्केंटाइल बेसिस फॉलो करते हैं। तो लेकिन जो है, अगर आप लोगों को ये चीज करनी है तो एंट्री इसकी बेसिकली यही मतलब इट इज जस्ट अ ट्रांसफर एंट्री। ऐसे ही सारे अकाउंट्स को ओपन यहां पे किया गया। अब ये तो बात हुई बेटा इनकम्स की, हम लोग सब्सक्रिप्शन इनकम कैसे साल की कैलकुलेट करते थे। बिल्कुल वैसे ही हम लोगों ने एक्सपेंसेस को भी साथ में कैलकुलेट करना है, बिल्कुल वैसे ही, कोई नई चीज नहीं है इसमें। फटाफट देखोगे, पढ़ोगे इस चीज को तो आपको समझ में आ जाएगी। तो मैं सीधा एग्जांपल शुरू करवा देता हूं आप लोगों को। सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 है, कितनी? 23,000 रुपए। अनपेड 31 मार्च 2019, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड इन द बिगिनिंग, प्रीपेड इन द एंड। सैलरी अकाउंट बनाना है, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट बनाना है, सैलरी प्रीपेड अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। ईयर वाइज अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। अब देखो सैलरी एक्सपेंसेस में क्या होगा? सिंपल बेटा, वैसे ही क्या। अब देखो, जब एक आउटस्टैंडिंग इनकम होती है तो उसका डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो देखो बेटा, हमने क्या किया, पहले तो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट खोला यहाँ पे, ठीक है जी। इसकी एक लायबिलिटी के रूप में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, तो हमने यहां पे लिख दिया। सैलरी प्रीपेड अकाउंट खोला, इसका एसेट के रूप में एक डेबिट बैलेंस होगा, हमने यहां पे लिख दिया। तो अब देखो जरा क्या होगा आगे। पहली बात तो हमने इस अकाउंट को वहां कहां पे ट्रांसफर किया? अपने एक्चुअल एक्सपेंस वाले अकाउंट में। सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट को मैं ले गया सैलरी अकाउंट में 1400 रुपए, और ये खाता बंद, और यहां पे आपका आ गया सैलरी आउटस्टैंडिंग। और उसी तरह ओपनिंग जो सैलरी प्रीपेड थी मेरे पास, ये 400 रुपए यहां से खत्म हो गया, ठीक है जी। और कहां ट्रांसफर चला गया? सैलरी अकाउंट में चला गया। और ये चीज हमारे सामने कहां पे आ गई सर? ये रही, यहां पे आ गई। इसके अलावा हमारे साथ क्या क्या हुआ सर? हमने 23,000 की पेमेंट करी है बेटा, सब्सक्रिप्शन के साथ मत इसको सेम कंपेयर करने लग जाना। सिर्फ मेथोडोलॉजी सेम है, ट्रीटमेंट सेम नहीं है, डेबिट और क्रेडिट में फर्क होगा। वो इनकम की बात कर रहा था, ये खर्चे की बात कर रहा है, चीज वही है। तो वहां पे बाय कैश आता था, यहाँ पे सर टू कैश आ गया, बहुत बढ़िया बात है जी। उसके बाद सर क्लोजिंग सैलरी प्रीपेड का क्या करें? क्लोजिंग सैलरी प्रीपेड, अगर ओपनिंग प्रीपेड इधर था तो क्लोजिंग किधर होगा सर? इधर होगा। अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इधर था तो क्लोजिंग किधर होगा? इधर होगा, राइट। तो क्लोजिंग के बारे में आपको बता रखा है, कितना है? 400 और 600, ठीक। सॉरी, ये है बेटा 1800 और 600, ठीक है जी। तो ये रहा 1800 और 600। तो मतलब कि अब आपके पास बैलेंसिंग फिगर जो आ जाएगी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चली जाएगी, दैट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपेंस ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। अब सैलरी पेड अनपेड में आप लोग कैसे करोगे? फिर से आप लोग यहाँ पे कैरेट डाउन शिफ्ट कर दोगे, अगले साल ये ब्रॉट डाउन बन जाएंगे और यहाँ पे आपके फिर से वही एंट्रीज पास हो जाएंगे, दैट्स इट, ठीक। एक बार देख लीजिए इस एग्जांपल को, ये लीजिए थोड़ा सा इसको।
बढ़ते हैं आगे बच्चों हम लोग। अब ये है आपका कंज्यूमेबल आइटम्स, राइट ना, व्हाट आर कंज्यूमेबल आइटम्स, ये चीज है समझने वाली यहाँ पे। कंज्यूमेबल आइटम्स उन आइटम्स को बोला जाता है जिनको हम लोग डायरेक्टली एक्सपायर नहीं करते, सिर्फ उनकी कंजम्पशन निकालते हैं, इनका स्टॉक बचता होता है। याद रखना, कंज्यूमेबल आइटम्स, इनका स्टॉक दिखेगा या बचेगा। और स्टॉक से हमेशा याद रखना ये बैलेंस शीट की आइटम है। एनपीओ कंज्यूम्स कंज्यूमेबल आइटम्स, फॉर एग्जांपल स्टेशनरी यूज्ड इन ऑफिस, स्पोर्ट्स में। बेटा जिन चीजों को हम आम बिजनेस में नॉमिनल एक्सपेंस मानकर एक्सपायर कर देते हैं P&L अकाउंट, उन्हीं खर्चों को, उन्हीं कुछ आइटम्स को एनपीओ के केसेस में हम लोग स्टॉक बना के रख लेते हैं, ये बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करती है। पढ़िए, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम फॉर स्पोर्ट्स क्लब, मेडिसिन इन हॉस्पिटल एटसेट्रा। एनपीओ prepares separate stock account for each of the consumable items. अब देखिए, हमारे पास दो चीजें यहां पे होती हैं काम करने की, ठीक। पहली चीज तो हमने निकालनी है अमाउंट ऑफ कंजम्पशन। अब अमाउंट ऑफ कंजम्पशन में आपके सामने तीन चीजें होती हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, कई बार मुझे परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर नहीं गिवन होती। ये कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। ठीक, ये कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, इस चीज को बस याद रखना हमेशा। तो इसी के ऊपर है आपका बेसिकली फॉर्मूला यही है कंजम्पशन का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर लेस क्लोजिंग स्टॉक। आप लोगों का जो स्टॉक है वो कंज्यूम्ड सामने आ जाएगा। देखिए, if amount of credit purchase is not given then prepare creditors for purchases account। ये क्रेडिटर फॉर परचेजेस क्या होती है बेटा, परचेजेस के अगेंस्ट लायबिलिटी होती है। हमारा नॉर्मल क्रेडिटर का अकाउंट है, उसे क्रेडिटर फॉर परचेजेस अकाउंट बोला जाता है। आगे देखिए, रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स इज टू बी शोन ऑन द क्रेडिटर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब क्या है, नॉर्मल रेवेन्यू मानो, नॉर्मल इनकम मानो, ट्रेडिंग मत बनाने लग जाना यहां पे। चलो एग्जांपल, कैलकुलेट स्टेशनरी कंज्यूम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो यहां पे क्या लिया, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है बेटा आपके सामने 5000 और 1500, ओपनिंग और क्लोजिंग। चलिए जी, अब हमें सर क्या चीज चाहिए, हमें सर चाहिए ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर है सर, है। ये देखो सर, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 12000। और बच्चों ये पेड अमाउंट है, क्रेडिटर सॉरी परचेजेस नहीं है। ये पता है क्या चीज है, ये आइटम है जो आपको ये रिप्रेजेंट कर रही है कि भैया तुमने साल के दौरान अपने जिससे तुम उधारी पे माल खरीदते हो उसको कितनी पेमेंट करी। जरूरी थोड़ी है जो उसको पेमेंट करी उतने का इस बार परचेज किया होगा। तो उसके लिए देखो हमें क्या करना है, फॉर्मूला यही है बच्चों। इसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1। आपके पास ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है तो ये इसको एज इट इज लिख दो, 5000 और 1500। चलिए अब देखते हैं परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो मुझे एक बात बताओ, क्रेडिटर कोई भी है उसका डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। मैं समझ गया आप लोगों का जवाब क्या आ रहा है, सर क्रेडिट बैलेंस होगा, ये क्रेडिट साइड है डेबिट। तो हमने देखा कि ओपनिंग क्रेडिटर हमारे 4000 के, क्लोजिंग क्रेडिटर है मेरे 1800 रुपए के। ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखिए ओपनिंग क्रेडिटर 4000, क्लोजिंग है 1800 रुपए के।
तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने साल के दौरान उससे 12,000 की पेमेंट कर दी तो ये परचेजेस की मेरी बैलेंसिंग फिगर अपने आप निकल के बाहर आ गई। समझ में आई ये चीज कि सर हम लोगों के 4,000 पहले भी देने रहते थे, हमने साल के दौरान 12,000 रुपए उसको पे आउट कर दिए, ठीक, तो 4,000 पुराने गए, तो मतलब इस साल के हमने कितने पे करे, 8,000। लेकिन सर इस 8,000 में अभी भी 1,800 रुपए और पेंडिंग है मेरे, वो करंट ईयर से रिलेट करते हैं, तो मतलब मैंने इस साल के एंड में कितनी पेमेंट, इस साल के दौरान मैंने कितने परचेज कर लिया, 9800। अब ये मैंने कैलकुलेशन से बताया, आपको अकाउंट सीधा सीधा कैलकुलेट करके बता रहा है। तो अब देखो बेटा यहां पे क्या हो गया, परचेज ड्यूरिंग द ईयर आ गई 9800। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या आ जाएगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम। इस कंजम्पशन को लेके जाना होता है हमें कहां, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक, चलिए, तो स्टेशनरी कंज्यूम्ड हमारे पास आ गई 13,300। आगे बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बेटा यहां पे नहीं बनाए, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट अगर बनेंगे ठीक, तो उसमें आपका स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आएगा, ओपनिंग स्टॉक ये 5,000 आएगा और क्लोजिंग स्टॉक आपका 1,500 आएगा। इस क्वेश्चन में मांगे नहीं हुए थे, इस वजह से हमने नहीं बनाए हैं। चलिए आगे देखते हैं। Calculate the amount of stationery consumed during the year 31st March 2020 from the following information. Stock of stationery opening given है, closing given है, creditor for stationery opening given है, closing given है। During the year 2019-20 payment made to creditor amounted to rupees 1,12,000 और stationery purchased in cash during the year was 20% of the total purchase। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब हमें क्वेश्चन ने हमसे मांगा क्या है, हमें स्टेशनरी कंज्यूम्ड देखनी है। देखो बेटा एक बात समझो जरा, ये चीज हमें क्यों दी हुई है, पहले तो इसकी रेलिवेंसी समझ जाओ। ये चीज हमें इसलिए दे रखी है कि आपके क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस अकाउंट से या क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज निकलकर बाहर आएगी। बट ऑब्वियस है क्रेडिटर्स का अकाउंट कब खुलेगा, जब आप क्रेडिट परचेज करोगे। तो उन्होंने बोला जो तुम्हारी टोटल परचेज है उसमें से 20% जो है वो कैश परचेज है। तो इसका मतलब देखो परचेज दो ही तरीके की हो सकती है, या कैश परचेज हो सकती है या क्रेडिट परचेज हो सकती है। अगर बेटा मेरी 20% कैश परचेज है तो मतलब ये क्रेडिट परचेज कितनी हो गई सर, 80%, क्योंकि टोटल परसेंटेज विल बी 100। ठीक, 100 में से 20% कैश है और 80% जो है वो क्रेडिट परचेज है। यही चीज है बस, और कुछ भी नहीं है। तो अब देखो जरा, अब आप लोगों ने क्या किया, क्या हमारे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन था, यस सर गिवन था 30,000 का, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 60,000 का, सर हम लोगों ने यहां पे फिगर फिट कर दी। लेकिन परचेजेस फिर से नहीं गिवन सर, तो वर्किंग नोट बनाएंगे और कैलकुलेट करेंगे। पहले तो हम अमाउंट ऑफ परचेजेस, और यहां से क्या निकल के आएगी हमारी क्रेडिट परचेज। तो ओपनिंग क्रेडिटर आपके कितने के थे सर, 9,000 और क्लोजिंग 23,000, तो ये मैंने यहां 9,000 लिख दिया और यहां 23,000 लिख दिया। पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1,12,000 की, ठीक है जी। और बैलेंसिंग फिगर आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, आपकी परचेज, इसके साथ मैं लिख दूं क्रेडिट परचेजेस। अब कैश परचेज कैसे निकलेगी बेटा, अगर मेरी टोटल परचेज का 20% कैश है तो 80% क्रेडिट परचेज हुआ। तो मतलब मैं जो टोटल परचेज निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा, देखो टोटल परचेज मल्टीप्लाई बाय 80% इज इक्वल टू क्रेडिट परचेज। मतलब कि जो मेरी टोटल परचेज है वो कितने की है, हमें कैलकुलेट करनी है वो। देखिए
आपकी क्रेडिट परचेज निकल के आई थी 1,26,000, तो मतलब के टोटल परचेज इनटू 80% इज इक्वल टू 1,26,000। तो आपकी जो टोटल परचेज है बेटा वो ऐसे निकल के बाहर आ जाएगी, दैट इज 1,57,500। ओके जी। अब इसका जो 20% है वो कैश परचेज है 31,500। बेसिकली हमें टोटल परचेज से मतलब था, कैश परचेज अलग से नहीं भी निकालोगे तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका 31,500, 1,26,000। बेसिकली मुझे इसी फिगर से मतलब था, और यहाँ से मेरे स्टेशनरी कंज्यूम्ड बाहर आ गए। नेक्स्ट, अब क्या सर ये भी पॉसिबल है कि क्रेडिटर को एडवांस पेमेंट करी हो और क्रेडिटर का वैसे भी बैलेंस खड़ा हो? देखिए, क्रेडिटर होना लायबिलिटी है और क्रेडिटर को एडवांस देना एसेट। सर ये लायबिलिटी और एसेट एक साथ कैसे हो सकता है बेटा? देयर में भी मल्टीपल क्रेडिटर्स, पॉसिबल है ये चीज। सब्सक्रिप्शन के केस में नहीं होता था कि एक साइड पे आउटस्टैंडिंग इनकम भी खड़ी होती थी और दूसरी तरफ इनकम जो है वो एडवांस वाली भी खड़ी होती थी। तो बिल्कुल वैसा ही एक खाता बना दो ना यहां पे। देखो, अगर आपने क्रेडिटर को एडवांस पेमेंट कर दी, वो हमेशा आपका एक एसेट रहेगा, और अगर अभी भी आउटस्टैंडिंग है तो वो हमेशा लायबिलिटी रहेगी। लायबिलिटी रहेगी तो क्रेडिट साइड, एसेट रहेगा तो डेबिट साइड। तो यहां पे एडवांस इन द बिगिनिंग है, ठीक। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर को एडवांस दिया हुआ है, तो मतलब क्या हो गया? एसेट है। क्रेडिटर के एडवांस इन द एंड मतलब इस साइड पे आएगा, इसके ऊपर अब दोबारा से चर्चा करने की जरूरत नहीं। वही बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्या हो गया? ये तो वैसे ही क्रेडिटर का खाता है सर, तो लायबिलिटी बन गई मेरी, और इसके अगेंस्ट जो क्लोजिंग है वो ठीक। पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर टू कैश टू बैंक, और बाकी की सारी मेरी क्या निकल के बाहर आ जाएगी? क्रेडिट परचेज। यहां पे वर्ड ध्यान देना हमें, क्रेडिट परचेज। स्टेटमेंट फॉर्म में करना चाहो, मैं कभी नहीं प्रेफर करता इन खातों में ये करना चाहो, लेकिन यहाँ पे सिस्टम वही है जो आप लोग पहले फॉलो कर रहे थे, ठीक। किस केस में? एक्सपेंसेस के केस में। अमाउंट पेड, जहां पे पेड आ गया एक्सपेंसेस वाला रूल लग जाएगा, जहां रिसीव्ड आ गया वो सब्सक्रिप्शन वाला रूल लग जाएगा। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, उसमें एडवांस इन द बिगिनिंग, ठीक। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तो बेटा कॉन्सेप्ट तो वही वाला फॉलो होना है कि जो पिछले साल का है इस साल से रिलेट करता है उसको ऐड कर दो, ठीक है। जो इस साल का है लेकिन नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है, इस साल में पे किया लेकिन नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है, उसको लेस कर दो। ये रहा आपका एडवांस इन द एंड। ओपनिंग क्रेडिटर पिछले साल के होंगे, उसको छोड़ दो। क्लोजिंग क्रेडिटर इस साल के हैं, ऐड बैक, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। हाँ जी, तो ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, हमें चाहिए क्या सर? हमें सिर्फ कंजम्पशन की फिगर चाहिए, लेकिन कंजम्पशन के बीच में हमें परचेजेस की फिगर भी चाहिए होती है। तो देखिए जरा, उसके लिए हमारे पास क्रेडिटर्स अवेलेबल हैं लेकिन एडवांसेस भी अवेलेबल हैं। सर ये ओपनिंग एडवांस है, ये अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर है, और ये आपका क्लोजिंग एडवांस है। कुछ मत करो, सीधा सीधा इसको फॉर्मेट में फिट कर दो। देखिए, वर्किंग नोट नंबर 1, देखिए मुझे परचेजेस चाहिए, इसके लिए मुझे वर्किंग नोट नंबर 2 बनाना है। कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल। ओपनिंग क्रेडिटर यहां पे, क्लोजिंग क्रेडिटर यहां पे। फटाफट देखें क्वेश्चन में क्या गिवन थे। यही गिवन है सर, ओपनिंग क्रेडिटर 2000 और क्लोजिंग क्रेडिटर 1400। ओपनिंग एडवांस 1300, क्लोजिंग एडवांस 200। एडवांस क्रेडिटर को हमेशा एसेट होगा, याद रखना ये चीज, ठीक है ना। 200 और 1300 था, 13,000 था वहां पे। यहां पे तो 1300 लिखा हुआ है, ठीक। इट विल बी 1300 ओनली।
और जो क्लोजिंग भी आपका था क्रेडिटर में वो कितना था, 1400 है, यहाँ पे 14,000 लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं बेटा, ये चीज आप लोग भी ठीक कर सकते हो। तो हाँ जी, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर सर 10,800, बिल्कुल ठीक, 10,800 ये गिवन है आप लोग। तो ये आपकी क्रेडिट परचेज आ गई 9100। क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है कैश परचेज के रिगार्डिंग, तो हम मान के चलेंगे कि टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर वाज ऑन क्रेडिट। तो ये 3,000 और 500 आपके सामने है बच्चों, ठीक। और हम लोगों ने यहां से निकाला स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड या स्टॉक ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। तो अब देखिए यहां पे इन्होंने क्या क्या किया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहां पे 11,600 आ गया, बैलेंस शीट में बहुत कुछ आ जाएगा, स्टॉक भी आएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा, क्लोजिंग क्रेडिटर भी आएंगे, क्योंकि ये सारी अलग अलग चीजें हैं, और एडवांस टू द क्रेडिटर भी आएगा, इनके जो भी आपके क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो सब आएंगे। ये 1,300 रुपए था, ये 1,400 रुपए और ये 500। बस अल्टीमेटली हमें परचेजेस की फिगर निकालनी है और कुछ भी नहीं करना। ठीक, एक बार बेटा आप इसको रीड कीजिए, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड क्या चीज होती है बेटा, ये एक्चुअल में ये भी वही चीज है जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जैसे सेल ऑफ मेडिसिन होता है या कोई भी चीज है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड है, तो इसके बारे में एक बार रीड कीजिए। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। अगर कंजम्पशन होती तो हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे लेके जाते हैं, क्यों, क्योंकि डेबिट साइड के ऊपर हमारे सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो रिप्रेजेंट हो जाते हैं। आगे, एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, क्योंकि कोई भी स्टॉक है दैट विल बी एसेट फॉर द बिजनेस, तो हम लोग उसमें शो कर देते हैं। आगे, वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड शुड नॉट बी शोन एज मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो इसके लिए जरा ध्यान देना, हम उसको मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं मान सकते, जो बिक गया वो कंजम्पशन नहीं है बेटा, कंजम्पशन आप लोग अपने लिए करते हो, जो बेच दिया वो कंजम्पशन नहीं है। However, any old sports material which is already written off, old sports material बेटा किसे बोला जाता है, जो already written off है। अब एक बात बताओ, जब हम लोग बैड डेट्स की एंट्री पास कर देते थे, ठीक, और उसके बाद सडनली हमें पता था बैड डेट रिकवर हो गए, तो हम सीधा सीधा उसको इनकम मान के ले जाते थे P&L अकाउंट में, बैड डेट रिकवर नामक चीज बना देते थे। तो ऐसा ही ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल का केस है कि वो रिटर्न ऑफ है, उसको आपने कुछ नहीं करना, उसको अगर वो चीज सेल हो रही है तो उसको सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाओगे। क्यों? ड्यू टू मटेरियलिटी प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता था कि जो आइटम एक्चुअल में आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रही है तो आप उसको एक बार तो रिकॉर्ड करोगे, उसके इनकम को रिकॉर्ड करोगे। is already written off in income and expenditure account is sold, then the entire sale proceeds should be shown, ठीक, entire sale proceeds should be shown
ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है जी, मटेरियलिटी प्रिंसिपल की वजह से हम उसको राइट ऑफ कर देते थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते थे, और यहाँ पे हम अगर दोबारा से वो रीसेल हो रहा है तो क्या चीज हो जाती थी, मतलब एज इट इज हम उसको बैड डेट रिकवरी जैसे हम मानते थे, वैसे ही सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल को पूरी की पूरी इनकम ट्रीट कर लोगे। आगे, लेकिन अगर स्पोर्ट्स मटेरियल जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है अगर वो बैलेंस शीट में आ रहा है तो प्रॉफिट ऑन सेल तो आएगा बेटा, क्योंकि ये एक सेल ऑफ एसेट है। क्या है? सेल ऑफ एसेट। अब सेल ऑफ एसेट के लिए क्या करना होता है सर? सेल प्राइस माइनस बुक वैल्यू। ओ सर, ये तो हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर में भी पढ़ चुके होंगे कि सर जिसमें हम लोगों ने प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल कैलकुलेट करना होता है वो कैसे निकल के आता है? सेल प्राइस माइनस बुक वैल्यू का। और वो जो प्रॉफिट होगा वो किसके ऊपर आएगा? क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाँ, अगर लॉस हो गया तो बात अलग है। फर्दर, व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, सोल्ड मटेरियल शुड बी एडजस्टेड। कैसे एडजस्ट करना है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। एग्जांपल, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट इन केस एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है, सब कुछ है, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपकी कोई नई फिगर आ रही है? देखें, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, बुक वैल्यू है 10,000 रुपए। बहुत बढ़िया। ये हमने क्या किया? पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ठीक है जी, और साथ में ये भी बता रखा है हमने कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा भी। अब देखिए बेटा, सीधा सीधा इसका ट्रीटमेंट हमें क्या करना है। आपके सामने जो प्रॉफिट ऑन सेल है सिर्फ वो रेवेन्यू है। क्या है? सिर्फ वो रेवेन्यू है। 12,000 माइनस 10,000, 2,000 रुपए। ठीक है जी। लेकिन जब मैं स्पोर्ट्स मटेरियल कंजम्पशन की बात कर रहा हूं तो यहां पे जरा एक चीज देखना, कैश परचेज है, क्रेडिट परचेज है, ये दोनों चीजें आप लोग कैलकुलेट कर लोगे क्योंकि सीधी सीधी ये कैश परचेज आपकी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से निकल के आ रही है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये चीज बताना चाहता हूं कि इस 10,000 रुपए को यहां से लेस कर देना। ये 10,000 रुपए क्या थे? ये 10,000 रुपए थे बेटा आपके ये वाले बुक वैल्यू। हम जब भी अकाउंट की डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग करते होते थे और कोई एसेट सेल आउट हो जाता था, हम एज इट इज बुक वैल्यू को, कॉस्ट ऑफ एसेट को हम लोग क्या करते होते थे? बुक्स में से रिड्यूस कर देते थे, खत्म कर देते थे। क्यों? ताकि कहीं वो कंजम्पशन ना रह जाए। अब देखो बेटा, अगर ये 10,000 हम मैं इसी में छोड़ देता, ठीक, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता? ये रिप्रेजेंट करता अभी भी सर मेरे पास कुछ स्टॉक पड़ा है, लेकिन ये स्टॉक तो मेरे पास पड़ा नहीं। अगर इसी फिगर में रहने देता तो ये स्टॉक, अब मैं बोलता हूं ये क्लोजिंग स्टॉक जो है ये भी फिजिकल काउंट से आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, तो अगर वो 39,500 में छोड़ देता तो या तो मैं ये मान लेता ये स्टॉक मेरे पास पड़ा है, अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड कर देता। अदरवाइज क्या होता? मैं ये मान लेता कि ये 10,000 रुपया अभी कंज्यूम हो गया, लेकिन कंज्यूम थोड़ी हुआ है। ये 10,000 रुपया तो सर किसमें आया? हमारा सेल आउट हो गया ये वाला स्टॉक। तो इसी वजह से इस 10,000 को एटलीस्ट कंजम्पशन से बाहर निकालो। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट अ कंज्यूम्ड आइटम। ठीक, इसका प्रॉफिट हम लोगों ने यहां पे बुक कर लिया है। तो सर इसका डबल इफेक्ट कैसे आया होगा? देखो बेटा, तुम्हारा एसेट जो था, अगर मैं आप लोगों को इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में समझाऊं सीधा सीधा, चलो अकाउंटिंग इक्वेशन क्यों, ऐसे ही बता देता हूं। आपका एसेट जो है अब वो 10,000 से रिड्यूस हो गया। ठीक है जी। अब आपका कैश जो बड़ा होगा वो 12,000 से बड़ा होगा, राइट। अब आपने प्रॉफिट को, सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन का ही प्रॉब्लम था क्योंकि एसेट 10,000 से, एक एसेट 10,000 से रिड्यूस हो गया, एक 12,000 से बढ़ गया, डुअलिटी प्रिंसिपल नहीं लग रहा था, तो आपने प्रॉफिट बढ़ा दिया 2,000 रुपए से, जो आपके कैपिटल फंड को लेके, मतलब कैपिटल फंड में इसका इफेक्ट दिख जाए। यहां पे भी एसेट 10,000 से कम कर देते, यहां पे कंजम्पशन में भी कैलकुलेट कर लेते, अरे भैया कैसे करते, ये तो प्रॉब्लम हो जाती। तो इसी वजह से हम लोगों ने उसको कंजम्पशन से बाहर निकाल दिया। सिर्फ ये इसमें स्टार पॉइंट था और कुछ भी नहीं। इसके बाद बेटा फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, ठीक। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में।
अब इसको अच्छे से रिवाइज करना सारे को, चैप्टर को, ठीक है। ये रिविजनरी क्लास चल रही है आपकी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको याद भी होंगे, तो इसको बेटा अच्छे से आप लोग रिवाइज करना। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स हो तो हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं, आप चाहें तो हमें मैसेज वगैरह या जो भी है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे होम, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।